पाश्चात्य गिर्जा उंचेनो नेपाल ला उंचते बांग्लादेश ला उंचते श्रीलंका उंचते मिवन से गिर्जा क्यों मानते पर्यावरण सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम वांगचुक को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा किस तरीके से 24 सितंबर को लेह में हिंसा फैली थी, बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया गया था, साथ साथ सीआरपीएफ के गाड़ी को भी आग लगा दी गई थी और उसके बाद से ही जमकर हिंसा फैली थी। हालात ये हो गए थे कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा था, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े थे, जिसके बाद भीड़ जो है वो तितर बितर हुई थी और उसके बाद से ही धारा 163 लागू कर दी गई थी, जिसका साफ मतलब यह है कि 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, भड़काऊ बयानबाजी होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, भाषण भड़काऊ होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। और अब आखिरकार सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आ गई है। हिंसा भड़काने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आपको बताएं कि गिरफ्तार करके उन्हें कहां ले जाया गया है, इस बारे में अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अब इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से भी अब बयानबाजी होने लगी है। उन्होंने साफ ये कहा है कि कल से ही हुकूमत पीछे पड़ी थी, लग ही रहा था कि अरेस्ट हो जाएंगे। मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करके मुकर जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप लगाया है। साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हमारे साथ भी वादे हुए जिनकी बुनियाद पर हमने यहां हुकूमत बनाई, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है यह हमें समझ में नहीं आता। एलओपी को बहाने ढूंढने आते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी वहां की सिक्योरिटी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने सिक्योरिटी को लेकर जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से वही बात दोहराई है कि वहां की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने सवाल यह भी किया कि क्या स्टेटहुड के लिए एलओपी को सीएम बनना है, अगर बनना है तो अदालत में बताएं, अगर यही शर्त है तो क्लियर कर दें। उमर अब्दुल्ला ने एक तरीके से सोनम वांगचुक का स्टैंड लेते हुए उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये कहा है कि ये तो हमें पहले से ही अंदेशा था कि गिरफ्तारी हो सकती है। आप समझें कि सोनम वांगचुक एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, शिक्षा सुधारक हैं, सामाजिक राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, उनकी काफी पैठ भी है और वो गाहे बगाहे एनवायरमेंट को लेकर, लद्दाख को लेकर काफी बार आंदोलन करते रहते हैं। लद्दाख क्षेत्र की विशिष्ट पहचान, पर्यावरण और स्थानीय शासन यानी ऑटोनॉमी पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। अब की बार भी वो 15 दिन की हंगर स्ट्राइक पर थे। 24 तारीख को जब ये हिंसा हुई, हालांकि उन्हें इस हिंसा को के मद्देनजर रखते हुए ये हंगर स्ट्राइक खत्म करनी पड़ी। हालांकि उनके अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी दिखा था कि ये हंगर स्ट्राइक, ये आंदोलन ये रुख ले लेगा, ये उन्हें पता नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, उसको लेकर अब ये कार्रवाई दिखाई दे रही है। आरोप इस बात के लग रहे हैं कि उन्होंने हिंसा भड़काई थी। और आपको ये भी बता दें कि सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए स्टेटहुड और छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल जैसे संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जगह दी जाए, पहले तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, साथ साथ छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आदिवासी भूमि अधिकार, स्थानीय संसाधन और जो कल्चर को लेकर तमाम प्रश्न रहते हैं, तमाम दखल रहता है बाहर से, बाहर वालों का, वो दखल बंद हो जाए, लद्दाख को सुरक्षित किया जा सके। छठी अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर स्वायत्त परिषदाएं होती हैं और जिसमें सेंटर का या स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई ज्यादा दखल नहीं होता है। सेंटर और राज्य सरकारों के विधेयकों की जो प्रभाव रहता है वो सीमित हो सकता है। विशेष रूप से अगर आदिवासी की बात की जाए, पारंपरिक समाजों की बात की जाए, उनके ज़मीन की भी बात की जाए, साथ साथ फॉरेस्ट एरियाज़ की बात की जाए, वहाँ के रिसोर्सेज की बात की जाए, तो वहाँ के रिसोर्सेज की सुरक्षा के लिए लगातार मांग इस बात को लेकर उठा रहे थे कि छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। पहली मांग ये थी कि राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको याद होगा कि 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 376 हटाने और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद से वहां के लोगों को यह चिंता थी कि अब उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज, काम करने के अवसर जो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं, साथ साथ एनवायरमेंट को लेकर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख एक अगर पर्यावरण के लिहाज से देखें तो संवेदनशील क्षेत्र है और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक जातीय पहचान को पर्याप्त संरक्षण, पर्याप्त सेफ्टी, इनफ सेफ्टी नहीं मिल पाएगी। उन्हें डर इस बात का था कि हमारी पहचान हमसे छीन जा सकती है, हमारी जमीन हमसे छीनी जा सकती है, हमारा कल्चर हमसे छीना जा सकता है। उन्हें थ्रेट है और यही वजह है कि लगातार मांग इस बात को लेकर उठाई जा रही थी कि राज्य का दर्जा रिस्टोर किया जाए। सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को के एक रूप में भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक करना शुरू किया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अभी तक सेंटर उनकी मांगे सुनती रही है, लेकिन कोई अभी तक उचित एक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह उनका आंदोलन एक सुशासन और संरक्षण की पहचान की मांग है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मांग है, इस पर आधारित था। ये सिर्फ राजनीतिक पावर के लिए नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय अधिकार, जो रीजनल राइट्स हैं, साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा, एनवायरमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कल्चर के अस्तित्व की, कल्चर की एग्जिस्टेंस की लड़ाई भी माना जा सकता है। और अगर इसकी हिस्ट्री पर जाएं, इसके बैकग्राउंड पर जाएं, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस आंदोलन के इतिहास को समझने में मदद करेंगे। सबसे पहली घटना तो 2019 की समझिए, जहां पर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया। लद्दाख राज्य की तरह नहीं है, एक केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी बना। इससे लद्दाख को विधायी विधानसभा या पूर्ण स्थानीय स्वायत्ता नहीं मिली, बल्कि निर्णय अधिकतर
केंद्र और प्रशासनिक तंत्रों द्वारा होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स करते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और ऐसे में उनके पास उनके खुद के अधिकार उतने नहीं रह जाते जितने एक राज्य के तौर पर होते हैं। इस बदलाव से वहां के लोगों में डिससेटिस्फैक्शन था, डर था, और डर ये बढ़ा, और उनकी लैंड, उनके रिसोर्सेज और उनके जो लोकल राइट्स थे उस पर बाहरी प्रेशर का भी डर उनके अंदर बनता चला गया। और अगर पहले के आंदोलनों की बात करें और मांगों की बात करें तो पहले भी लद्दाख में लेह एपिक्स बॉडी यानी कि लैब और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए जैसी स्थानीय संस्थाएं रही हैं, इस बात को लेकर मांग करती रही हैं, सेम इशू को लेकर वो आंदोलन करती रही हैं, सेम इशू उठाती रही हैं, जो लद्दाख की विशेष मांगे आगे लाती रही हैं, जैसे कि स्थानीय प्रशासनिक स्वायत्ता हो, संसाधन नियंत्रण हो, यानी कि रिसोर्सेज का जो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से बाहरी लोगों के हाथों में ना जाए, और राज्य का दर्जा देना, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। वैसे आंदोलन पहले अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे हैं। जिस तरीके से 24 सितंबर को आंदोलन हुआ है, इस तरह के आंदोलन पहले नहीं देखे गए हैं। पहले के आंदोलन बहुत पीसफुल होते थे, जिसमें प्रदर्शन होता था शांतिपूर्ण तरीके से, संवाद, स्थानीय दबाव, सभी चीजें शामिल थी, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता था। अब की बार का ही प्रदर्शन उग्र हो चला। अगर हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, और प्रेजेंट में आंदोलन जिस तरीके से उग्र हुआ है और ज्यादा अग्रेसिव हुआ है, इस साल 2025 सितंबर महीने में वांगचुक ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी, अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बढ़ाया था। 24 सितंबर को आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और कार्रवाई तेज हुई, और इस तरीके से आंदोलन का इतिहास सिर्फ नए आंदोलन से आरंभ नहीं हुआ, बल्कि ये सालों से चली आ रही स्थानीय दबाव, परिवर्तन, चेंजेस, डिससेटिस्फैक्शन, संवैधानिक मांगों का रिजल्ट है। ये लेह में ही जो हिंसा हुई थी, जरा उसके बारे में बात करते हैं। आप ये ध्यान दें कि ये सार्वजनिक बात है और कई पब्लिक रिपोर्ट्स के ऊपर भी आधारित जानकारी आ रही है कि हिंसा की शुरुआत, ट्रिगर पॉइंट क्या रहा। 24 सितंबर को उस दिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन दो भूख हड़ताल कम करने वाले लोगों की हालत बिगड़ने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया जाने लगा। आंदोलनकारियों ने उत्तेजक घटना इसे माना, तबियत का बिगड़ना आंदोलनकारियों को नागवार गुजरा और जनता में गुस्सा फैल गया। प्रदर्शन स्थल पर लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, कुछ युवाओं ने सड़क पर उतरकर वाहनों को रोकना शुरू किया, आग लगानी शुरू की, और उसके बाद इस तरीके से दंगा भड़कता चला गया, हिंसा बढ़ती चली गई। बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी, वो पैरामिलिट्री जो वहां पर जनता की सेवा के लिए, जनता को सुरक्षित करने के लिए वहां पर तैनात होती है, उन्हीं की गाड़ी को आग लगा दी गई, उन्हीं की गाड़ी को फूंक दिया गया। जो कार्रवाई हुई उसके बारे में क्या कहना है लोगों का? देखिए, प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगाई, सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाया, पुलिस वाहन, अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और गोलियों तक का उपयोग किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला किया। कुल 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। प्रशासन ने लेह में कर्फ्यू लगाया और इकट्ठा होने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑन गैदरिंग्स पर उन्होंने ये लागू किया। प्रशासन ने सेक्शन 163 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए, जिसमें गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पीपल लगा दिया गया था, यानी कि 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे तो कार्रवाई होगी। स्कूल और कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कल क्या रहा, आरोप प्रत्यारोप क्या चल रहे हैं? केंद्र सरकार ने तुरंत आरोप लगाया कि वांगचुक की प्रोवोकेटिव स्पीचेस, यानी कि उत्तेजक जो भाषण रहे हैं, जनता को उकसाया। सरकार का यह कहना है कि आंदोलनकारियों ने पुलिस पर अटैक किया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। वांगचुक ने कहा कि उन्होंने कसम ली थी, उन्होंने शपथ ली थी कि हिंसा उनके इरादे का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि युवाओं की निराशा थी जिसने आग में घी डाल दिया। एक तरीके से वांगचुक इस हिंसा को डायरेक्टली सपोर्ट ना करके इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, और यही वजह थी कि उनके ऊपर संभवतः कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि जनजी युवाओं में बेरोजगारी और उम्मीदों का टूटना इस हिंसा का कारण है। तो कहीं ना कहीं वांगचुक की ओर से इस हिंसा को नेपाल में जनजीज के द्वारा किए गए आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की गई, और यही वजह थी कि और भी ज्यादा गुस्सा फैला। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि विदेशी तत्वों का भी वहां पर हाथ था, क्योंकि कुछ नेपाली उस वक्त मौजूद थे और 4 नेपालियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। एनजीओ की अनुमति रद्द करने की कार्रवाई की भी बात सामने आई है। वांगचुक ने इस कार्रवाई को, आपको बताएं कि बढ़ा चढ़ाकर, एक्सेजरेट करके एक्शन लेने की रणनीति बताया है और कहा है कि उन पर दोष मढ़ दिया गया है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताएं कि इस तरह हिंसा का स्वरूप जो था वो बढ़ता चला गया। प्रदर्शन से शुरुआत हुई, कुछ लोगों द्वारा उग्र गतिविधियां की गई, पुलिस द्वारा दमन करने की कोशिश की गई, जान माल की हानि हुई। ये तमाम बातें हैं वो सच हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये साजिश है या फिर गुस्से की प्रतिक्रिया है? इस सवाल का एकदम निश्चित जवाब देना कठिन है, क्योंकि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया का अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो अलग अलग थ्योरीज आती हैं। लेकिन यहाँ एक लॉजिक, अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग लॉजिक अलग अलग मैसेज देते हैं, अलग अलग संकेत देते हैं, और इसके हिसाब से
ये साजिश भी हो सकती है और गुस्से का रिएक्शन भी। सरकार और कुछ नेताओं ने दावा किया है कि आंदोलन हिंसा विदेशी समर्थित था, विदेशी ताकतों की साजिश हो सकती है, और ये कई अखबारों में रिपोर्ट छपी भी है। कुछ दलों ने वांगचुक और कांग्रेस पर विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर उथल पुथल करने का आरोप लगाया है। सरकार ने तुरंत जांच और रोकथाम के भी आदेश दिए, आदेश दिए हैं, और एनजीओ और एफसीआरए रद्द करने की बात कही है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। हालांकि अभी तक ठोस सार्वजनिक सबूत नहीं आए हैं जो साफ साफ ये साबित करे कि विदेशी एजेंसियां सक्रिय थी या नहीं। ऐसे में आरोप राजनीतिक उपयोग के किए जा सकते हैं। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना हो तो विदेशी साजिश कहना आसान मीडियम हो जाता है। मीडिया और स्वतंत्र जांच की कमी से इस दिशा में शक बढ़ता जरूर है। ये गुस्से की प्रतिक्रिया या फिर आप ये कह लीजिए डिवाइड एंड रूल का रिजल्ट भी हो सकता है। वांगचुक और दूसरे लोगों ने कहा है कि ये हिंसा नफरत नहीं, निराशा की प्रतिक्रिया थी। लोगों में निराशा थी इसलिए हिंसा हुई। युवा बेरोजगार हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई। इस तरह की थ्योरी सामने आई है। हालांकि सच क्या है ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था और उसके बाद अचानक उग्र हो गया। जब अचानक कुछ ट्रिगर्स हुए, भूख हड़ताल कार्यकर्ताओं का अस्पताल जाना, इससे हिंसा भड़क गई। वांगचुक ने हिंसा पर दुख तो व्यक्त किया, अन्य लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की भी अपील की, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट भी कर दिया। हालांकि गुस्से का कारण स्वयं अक्सर कई कारणों का समावेश होता है, कई सारे एक साथ रीजंस होते हैं गुस्सा भड़कने के, जिसमें राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। यदि हिंसा की योजना पहले से की गई थी तो इसे गुस्से का रिएक्शन कह देना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन संभावना साजिश की भी है। गुस्से का रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए नेतृत्व को सक्षम होना चाहिए। अगर सोनम वांगचुक वहां पर मौजूद थे, उनके अनुयायी वहां पर मौजूद थे, तो अगर उनके अनुयायियों को गुस्सा आ रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का वचन लिया गया था, कसम खाई गई थी, तो सोनम वांगचुक को यह तरीका भी मालूम होना चाहिए था, या उन्हें जो भीड़ थी उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए था, बजाय कि उन्हें उकसाने के। यदि वो नियंत्रण में ना हो तो प्रदर्शन नेतृत्व विफलता भी माना जाता है। तो साफ तौर पर ये सोनम वांगचुक का भी फेल्योर कहा जा सकता है कि वो वहां पर मौजूद अपने अनुयायियों को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो पाए थे। इसलिए इसका अगर सोल्यूशन लब्बो-लुबाब देखें तो इस घटना में सिर्फ एक कारण नहीं लगता है, कुछ हिस्सों में निराशा भी कारण हो सकता है, गुस्सा भी एक कारण हो सकता है, खासकर युवाओं की निराशा, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। राजनीतिक दबाव और रणनीतिक उपयोग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। और अगर जांच इंडिपेंडेंट तरीके से की जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाए, तो ये पता चलेगा कि भूमिका अंदर की है, बाहर की है, या किसी राजनीतिक एजेंसी की साजिश है। विदेशी ताकतों की हाथ की कितनी संभावना है? देखिए, ये विषय जो है वो बहुत विवादित है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यहाँ पर कुछ संकेत हैं। सरकार उन पर आरोप लगा रही है कि विदेशी एजेंसियां इस आंदोलन को भड़काने में शामिल हो सकती हैं। एफसीआरए के उल्लंघन की भी बात सामने आ रही है और उनकी एनजीओ की विदेशी धन प्राप्ति की प्रक्रिया पर भी जांच शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हिंसा को भड़काने के लिए बाहर से धन मंगाया गया हो? रिपोर्टों में सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट विदेशी एजेंसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही कोई ठोस दस्तावेज दिखाई दिए हैं जो ये साबित कर सके कि विदेशी ढांचे सक्रिय रूप से आंदोलन को डायरेक्ट कर रहे थे, विदेशी ताकतों के इशारे पर यह आंदोलन हुआ है। ये ध्यान देना जरूरी है कि विदेशी साजिश का आरोप राजनीतिक एक टूल बनता चला जा रहा है। एक पॉलिटिकल टूल की तरह विदेशी साजिश का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स इसको विदेशी साजिश कहकर कई घटनाओं को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी आंदोलन को दबाने या उसकी वैध मांगों को एक हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर विदेशी एजेंसियों का हाथ है तो ये अक्सर सहानुभूति या फिर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि क्लियर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तरीके से युद्ध स्तर की साजिश। और इसलिए विदेशी ताकतों की भूमिका संभव भी हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, मौजूदा जो हालात हैं, इसे सुनिश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि विदेशी ताकत का हाथ था या नहीं। ये एक रिसर्च का टॉपिक जरूर हो सकता है और साथ साथ इस पर इन्वेस्टिगेशन की भी बेहद ज़रूरत है। और अब आपको ये भी बताएं कि आज की उथल पुथल की घटना जो है, विवाद की बात करें तो कुछ अलग भी हो सकते हैं। उसी पर विश्लेषण ये होना चाहिए कि सोनम वांगचुक का आंदोलन लद्दाख के लिए स्वायत्ता, राज्य दर्जा, छठी अनुसूची, पर्यावरण रक्षा और स्थानीय अधिकारों की मांग पर आधारित था। लेकिन जो हिंसा हुई, लेह में हुई हिंसा 24 सितंबर को आंदोलन के दौरान भड़की, कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा उग्र गतिविधियां हुई और सुरक्षा बलों ने दमन किया, इसमें जान माल की हानि हुई। ये घटना पूरी तरीके से साजिश नहीं लगती है, ना ही पूरी तरीके से गुस्से की प्रतिक्रिया। दोनों तत्व इसमें शामिल हैं। विदेशी एजेंसियों का हाथ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी पब्लिक तरीके से ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ये एक संभावित दिशा है जिसे निष्पक्ष जांच द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए।